हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैलेंजेस यूनिक क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का जो लेसन फर्स्ट पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज आपका लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर खत्म होगा इसके बाद। और फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को कुछ करेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे टॉपिक आपको आज क्या पढ़ना है। और टॉपिक का नाम आपको सामने दिख रहा होगा, प्रकाश विद्युत सेल यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल। प्रकाश विद्युत सेल यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में आपको समझना है। ये है क्या, कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह से ये वर्क करते हैं और क्या इसका यूज होता है। ठीक है, क्या क्या मुझे पढ़ना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है क्या, फिर उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और फिर वो किस तरह से वर्क करते हैं। और अगर ये वर्क करते हैं इस तरह से तो आखिर इसको बनाया क्यों गया होगा, कहीं ना कहीं इसका यूज है। तो वो सारा चीज़ आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश विद्युत सेल फोटो इलेक्ट्रिक सेल का हम लोग डिफिनीशन देखते हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है। चलो मेरे तरफ देखो, आप ध्यान से समझ जाओगे। बहुत सिंपल डिफिनीशन है कि प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। बहुत सिंपल सा बात है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, यानी प्रकाश को ले और विद्युत बाहर निकाले। ठीक है, यानी कि इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी कि एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये डिवाइस है, ये इसका डिफिनीशन है। बहुत सिंपल ये बात आप समझ रहे हो, इसको बहुत आसानी से ये याद भी हो गया होगा। अब आगे समझते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स। ठीक है, डिफिनीशन ऑलरेडी आप समझ रहे हो। यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। यह तीन प्रकार के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स, जिसमें सबसे पहला है प्रकाश उत्सर्जक सेल यानी फोटो इमिसिव सेल, प्रकाश वोल्टीय सेल यानी फोटो वोल्टेक सेल, और तीसरा प्रकाश चालकीय सेल यानी फोटो कंडक्टिव सेल। ध्यान से समझिएगा, इसके तीन टाइप्स होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रकाश उत्सर्जक सेल। कोई जरूर नहीं यही पहला, आप कोई भी पहला ले लो, लेकिन आपको तीनों याद रखना है। तो पहला हमने यहाँ पे नाम लिखा है प्रकाश उत्सर्जक सेल यानी फोटो इमिसिव सेल। दूसरा जो हमने नाम रखा है वो प्रकाश वोल्टीय सेल रखा है नाम, जिसको इंग्लिश में फोटो वोल्टेक सेल बोला जाता है। और तीसरा जो है वो प्रकाश चालकीय सेल है यानी फोटो कंडक्टिव सेल। ये तीन आपका टाइप्स होते हैं और यही तीनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलो, ये तो आप समझ गए, एक बार और रिवाइंड करवा देते हैं। प्रकाश विद्युत सेल फोटो इलेक्ट्रिक सेल है क्या, तो यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी इट इज द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। कितने टाइप्स होते हैं तो ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा। तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला प्रकाश उत्सर्जक, दूसरा प्रकाश वोल्टीय और तीसरा प्रकाश चालकीय यानी फोटो इमेसिव, फोटो वोल्टेक और फोटो कंडक्टिव सेल। ये तीन आपका टाइप्स होते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम लोग ये वाले टाइप को पढ़ते हैं। तो चलो अब हम लोग सबसे पहला टाइप पढ़ते हैं, जिस सबसे पहला टाइप जिसका नाम है प्रकाश उत्सर्जक सेल यानी फोटो इमिसिव सेल। देखिए, सबसे पहले ये टॉपिक का नाम लिखे प्रकाश उत्सर्जक सेल, पहला नंबर। और आपके डिफिनीशन पे जो शो कर रहा है वो आपको पूरा पहले लिख लेना है सारा। यहाँ से जो जो चीज़ है वो सारा लिख लीजिए, फिर हम उसको समझते हैं कि ये क्या है। आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में शो कर रहा है। ये सारा चीज़ को आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए अपने पास। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका और फिर हम लोग यहाँ पर समझते हैं, बाद में आप लिख लेना। चलो, आपने लिख लिया। अब देखिए, प्रकाश उत्सर्जक सेल फोटो इमिसिव सेल किस तरह से वर्क करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, तो ध्यान से समझना। जो आपने टॉपिक डिफिनीशन अभी डिस्प्ले पर से स्क्रीनशॉट लिया, जो कि आप लिखोगे वो आपको लिख लेना, और उसके अलावा जो हम यहाँ पे फिगर समझा रहे हैं वो आपको फिगर समझ लेना है। ठीक है, तो देखिए समझिएगा ध्यान से। जो लिखवाया हुआ चीज़ है, जो हमने अभी आपको लिखवाया, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ जाएगा। ठीक है, उसको फिगर के जरिए हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि उसमें जो डिस्प्ले पे लिखा हुआ था कि प्रकाश उत्सर्जक सेल जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ टू टाइप्स, इट हैज ऑल्सो टू टाइप्स, है ना। इसके पास ऑलरेडी दो प्रकार होते हैं, यानी और वो कौन कौन से होते हैं तो वो हम आपको बताते हैं। वो तो वहाँ पे डिस्प्ले पे लिखा ही हुआ था, तो हम सिर्फ नॉर्मल वे में बताते हैं। एक निर्वात प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक सेल, निर्वात प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक सेल। उधर फिगर बनाएंगे इसलिए उधर नहीं लिखे। और दूसरा
गैस भरा प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक सेल, यानी वैक्यूम टाइप ऑफ फोटो इमिसिव सेल। ठीक है, एंड देखिए प्रकाश उत्सर्जक सेल का आप सोचोगे कि इसका डिफिनीशन क्या है, तो इसका डिफिनीशन वही है जो आपने प्रकाश विद्युत सेल का पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का, कि जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, लाइट एनर्जी को, क्योंकि उसी का टाइप है। तो जो आप तीनों टाइप पढ़ोगे, ये और फिर बाकी जो 2 टाइप पढ़ने वाले हो, तीनों तो प्रकाश विद्युत सेल का ही टाइप है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल का। तो जब उसी का डिफिनीशन है कि वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो इस सब का काम वही है, सबका डिफिनीशन वही है, बस कंस्ट्रक्शन देखना है कि आखिर इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आपने ये समझ लिया कि प्रकाश उत्सर्जक सेल भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी एक प्रकार है किसी का, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का, प्रकाश विद्युत सेल का। और अब इसका 2 प्रकार होते हैं, एक निर्वात प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक सेल यानी वैक्यूम टाइप ऑफ फोटो इमिसिव सेल, दूसरा गैस भरा प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक सेल यानी गैस फील्ड टाइप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। क्या होता है ध्यान से समझते हैं, दोनों सेम चीजें, बस थोड़ा सा अंतर है। चलो देखते हैं। सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन में आपको क्या रखना है, एक हमने ग्लास का या क्वार्ट्ज का ट्यूब लिया, ठीक है, एक हमने क्या लिया, ग्लास का या क्वार्ट्ज का यानी कांच का या तो क्वार्ट्ज का हमने एक ट्यूब लिया है, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी, आर पार दिखने वाला। आप क्वार्ट्ज भी ले सकते हो, कांच भी ले सकते हो, चलो सिंपल वे में हमने कांच ले लिया। और इस कांच के अंदर हमने क्या किया है वो देखो, देखो ये आपको प्लेट दिखाया गया है, और ये जो प्लेट है वो अर्ध बेलनाकार प्लेट है, ठीक है, ध्यान से समझना। हमने पहले एक कांच का बल्ब लिया, बल्ब समझ रहे हो, पैक है चारों तरफ से, कांच का बल्ब या क्वार्ट्ज का बल्ब ले सकते हो, यानी ग्लास का हमने एक बल्ब लिया, ठीक है, ये ग्लास ट्यूब है, ग्लास और क्वार्ट्ज ट्यूब, ठीक है, हिंदी समझ रहे हो, कांच का एक ट्यूब यानी एक बल्ब, ठीक है, लिख सकते हो कांच या क्वार्ट्ज का बल्ब हमने लिया, ठीक है। और इसके अंदर हमने अर्ध बेलनाकार कैथोड प्लेट लिया गया, ठीक है, यानी एज अ कैथोड समझ लेना, सी प्लेट ऑफ हाफ सिलिंड्रिकल, समझ रहे हो, यानी कि ये अगर इसको अगर ऐसे पूरा पैक कर दिया जाए तो ऐसे सिलेंडर होता है ना, देखो ये दिख भी रहा होगा हल्का सिलेंडर टाइप है, लेकिन वो बीच से ऐसे कटा हुआ है, ठीक है, हाफ सिलेंड्रिकल टाइप, अगर ऐसे काट दिया जाए बीच में से तो ये कर्व टाइप का भाग निकलेगा। तो यही चीज़ है यहाँ पे, हमने कांच और या क्वार्ट्ज का बल्ब लिया और उसके अंदर हमने एक प्लेट लगाया है, और वो प्लेट है कैथोड प्लेट, ठीक है, कैथोड बोले तो निगेटिव प्लेट, फिजिक्स में यही बताया गया है, ये आपका निगेटिव प्लेट है जिसका शेप जो है वो अर्ध बेलनाकार यानी हाफ सिलेंड्रिकल है, ठीक है। यही चीज़ वहाँ पे लिखवाया हुआ है कि हमको इसके रचना में, प्रकाश उत्सर्जक के सेल के रचना में मुझे कांच या क्वार्ट्ज का बल्ब लेना है, और उसके अंदर अर्ध बेलनाकार कैथोड प्लेट यानी हाफ सिलेंड्रिकल सी प्लेट कैथोड प्लेट लगाना है, ठीक है, समझ के बाद यहाँ तक। उसके बाद ये नीचे तक भी प्लेट आएगा, और इसमें हमने एक एनोड प्लेट भी लगाया, ठीक है, एनोड प्लेट
इंग्लिश में लिख लेते हैं, जो कि प्लस रहेगा ना, एनोड प्लेट, जो कि निकेल या प्लैटिनम का बना हो। ठीक है, मतलब दो प्लेट इसके अंदर लिया गया है, एक प्लेट है जो कि हाफ सिलेंड्रिकल है और एक प्लेट जो है एनोड प्लेट जो कि निकेल या प्लैटिनम का बना हुआ होगा। और इसका जो आकार होगा वो किस तरह के होगा, तो एक लंबी छड़ की तरह, यानी एक रॉड की तरह। ठीक है, यानी इसका जो शेप है आप खुद से देखो, ये जो शेप है एक छड़ की तरह, एक रड की तरह है। ये अर्ध बेलनाकार है लेकिन ये रड की तरह है, यानी एक छड़ की तरह। ठीक है, समझ गए आप बात। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको इस दोनों प्लेट को एक परिपथ के माध्यम से हम इसमें, ये प्लस है ना, देखो ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है। हमने इसके परिपथ में एक 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। ठीक है, इसके परिपथ में हमने क्या किया, 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी और फिर हमने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, जी लिख देते इसी के अंदर की, समझ लो ये गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की माप करेगी या विभवांतर की भी माप करेगी। वो रचना कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, हम लोग वो पढ़ेंगे विद्युत वाले चैप्टर में कि हम गैल्वेनोमीटर को दोनों फॉर्म में बिहेव करवा सकते हैं, एमीटर के रूप में भी और वोल्ट मीटर के रूप में भी, यानी हम उससे विद्युत धारा भी यानी इलेक्ट्रिक करंट भी माप सकते हैं या विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस भी माप सकते हैं, वो सारा चीज़ होगा। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया और इसको हमने एक सर्किट से जोड़ दिया, बस इसका रचना हो गया। बहुत आसान है इसका रचना, ये दोनों के लिए सेम रचना है, बस थोड़ा सा अंतर करेंगे। अब वापस सुनो, आपको क्या लेना है इसके रचना में, आप लिख सकते हो अब खुद से भी कि इसके रचना में हम एक कांच या क्वार्ट्ज का बल्ब लेंगे, है ना, यानी कि ग्लास का या क्वार्ट्ज का बल्ब लेना है। और उसके अंदर हमको दो प्लेट चाहिए, एक प्लेट कैथोड एक प्लेट एनोड। कैथोड जो होगा वो अर्ध बेलनाकार प्लेट होगा, यानी कि सी प्लेट जो होगा कैथोड प्लेट वो हाफ सिलेंड्रिकल शेप में होगा, और जो एनोड प्लेट होगा वो एक सीधे रड की छड़ की तरह होगा, जो कि वो वहाँ पे लिखवाया हुआ है सारा चीज़। अच्छा, और ये बना हुआ होगा निकेल या प्लैटिनम का। और एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो आपका कैथोड प्लेट होगा, कैथोड प्लेट, इसका तो काम हो गया, निकेल और प्लैटिनम हमने लगा दिया। और ये जो कैथोड प्लेट है जिसका शेप हाफ सिलेंड्रिकल है, इस पे किसी क्षारीय धातु का, किसी भी क्षारीय धातु, ठीक है, क्षारीय धातु का पेंट चढ़ाया हुआ रहेगा, समझ लो, पेंट या उसको कोटिंग भी बोल सकते हैं, कोट किया हुआ रहेगा क्षारीय धातु का। यानी कि क्षारीय धातु को इंग्लिश में बेस मेटल बोल सकते हैं, बेस मतलब होता है क्षार, तो बेस मेटल। ठीक है, बेस मेटल का यानी कि क्षारीय धातु का इस पे पेंट किया हुआ रहेगा, एक परत चढ़ाया हुआ रहेगा। समझ गए बात, कंस्ट्रक्शन समझ गए। वापस फिर से एक कांच या क्वार्ट्ज का बल्ब, उसमें दो प्लेट कैथोड एनोड। कैथोड जो होगा वो हाफ सिलेंड्रिकल शेप में होगा, ठीक है, और उस पर बेस मेटल का यानी क्षारीय धातु का पेंट या कोट चढ़ाया हुआ रहेगा। और एक जो प्लेट होगा जिसका नाम एनोड है, और वो निकेल और प्लैटिनम का, जो कि एक रड, एक छड़ के आकार का होगा। और इस दोनों प्लेट को एक परिपथ के माध्यम से हम 100 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ देंगे, और उसके परिपथ में हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, जिसमें ये सिरा प्लस हो गया और ये सिरा माइनस, तो ये एनोड भी प्लस है, ये माइनस, ये भी आपको पता है। कंस्ट्रक्शन हो गया। अब ये प्रकाश उत्सर्जक सेल का यानी फोटो इमिसिव सेल का कंस्ट्रक्शन, उसका रचना हुआ है। लेकिन इसमें दो प्रकार है, तो ये दोनों प्रकार में अंतर क्या है कि जब मुझे निर्वात प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक सेल यानी वैक्यूम टाइप का फोटो इमिसिव सेल बनाना है, वैक्यूम निर्वात मतलब जहां कुछ भी नहीं हो, हवा भी नहीं, तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपका बल्ब है ना, बंद बल्ब, इसमें दो काम करेंगे। जब मुझे ये सेल बनाना हो निर्वात प्रकार का, तो हम कुछ ऐसा उपाय करेंगे कि इसके अंदर का सारा हवा खत्म हो जाए, इसके अंदर कोई भी गैस अवेलेबल ना हो, सारे के सारे आर्टिफिशियल मेथड से इसके अंदर के गैस को बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी उच्च कोटि का इसको निर्वात बना दिया जाएगा, हाई ऑर्डर का वैक्यूम, यानी इसमें कुछ भी नहीं हो, एकदम नील बट्टा जीरो, यानी कि एकदम इसके अंदर जो हो हवा भी न रहे। ठीक है, तो ये निर्वात प्रकार का हो जाएगा। और जब मुझे ये सेल बनाना होगा गैस प्रकार का, गैस भरा प्रकार का, तो हम क्या करेंगे, इसमें निष्क्रिय गैस भर देंगे।
समझ रहे हो, निष्क्रिय गैस यानी इनर्ट गैस भर देंगे। निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस जैसे नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ऐसे ऐसे जो भी आपका है, तो आप इसमें भर दोगे हवा। इस वाले में आप सारे चीज को निकाल दोगे। और सेकेंड वाले प्रोसेस में जब ये वाला बात आएगा तो आप इसके अंदर निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस भर दोगे। ठीक है, बस यही अंतर है। अच्छा, अब गैस भरने से क्या फायदा होगा वो भी आपको पता चलेगा। अब समझते हैं आगे का इसका वर्किंग प्रोसेस, कार्यविधि कैसे होता है। रचना तो आप समझ गए, ठीक है। अब कार्यविधि में आपको क्या करना है, जैसे ध्यान दीजिए, आप एक बात बताओ, गैल्वेनोमीटर में तो एक कांटा लगा हुआ होगा, स्केल जो ऐसे वो मूव करे, पॉइंटर स्केल। जब ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा, बैटरी से ये करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा, लेकिन इसके और इसके में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये करंट तो आगे पास नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना, ये दोनों में कोई अटैचमेंट नहीं है, ये तो कांच का बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें और इसमें कोई, और ये मत समझना कि मेटल है, ये ऐसे एक कॉर्क लगा हुआ है रबर टाइप का, तो ऐसे ही एक दूसरे में तो कनेक्ट है नहीं, तो करंट तो आगे पास जाएगा नहीं। यहाँ से करंट यहाँ से होते हुए जाएगा, लेकिन यहाँ से इसमें जाता तब ना, इधर से होते हुए आता, फिर गैल्वेनोमीटर वो आपका डिफ्लेक्शन दिखाता, लेकिन वो तो हो नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे वर्किंग प्रोसेस में, हम इस पर लाइट इंसिडेंट करवाएंगे। किस पर, तो कैथोड प्लेट पर। याद करो, प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने कैथोड पे ही इंसिडेंट करवाया था, कि वो आपस हम फिर से एक बार समझा देंगे, ठीक है। प्रकाश का आपतन, इंसिडेंस ऑफ लाइट, हमने प्रकाश को आपतन करवाया, लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा, ये सरफेस होगा गर्म। ध्यान है आपको, याद है ये बात, ये सरफेस होगा गर्म, और आप उसमें बेस मेटल का वो पेंट भी चढ़ा के रखे हो। तो ये सरफेस जैसे ही गर्म होगा, तो इसके अंदर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी लेके कहाँ आएगा, बाहर। ये पढ़ा था आपने प्रोसेस, ठीक है। ये तो हमने बताया भी था कि पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पे। जैसे ही सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, यानी कि जितना जरूरत ही नहीं कि थोड़ा सा धूप दे देंगे तो काम बन जाएगा, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का यानी कि जरूरत जितना है उतनी आवृत्ति का, जैसे ही हम इस पे लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आ जाएगा बाहर। चलो, इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर, ठीक है। और जितना भी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इसमें ध्यान से समझना, ये सारा इलेक्ट्रॉन ये प्लस प्लेट अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एनोड है, तो एनोड पॉजिटिव होता है, तो सारे, और इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन वो निगेटिव है, तो सब इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होगा। जबकि अगर हम लाइट को इंसिडेंट करवाते इस पे, प्लस वाले पे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकलता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो ये इसके कारण से इलेक्ट्रॉन निकलता, वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे नहीं जाता, क्योंकि ये भी माइनस है, कैथोड माइनस होता है, और इलेक्ट्रॉन निकलने वाला इलेक्ट्रॉन भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस कभी खींचेगा नहीं दूसरे को, अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इस पे डालें तो ये इसमें से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो तो निकलेगा ही, और ये वाला प्लेट प्लस है तो प्लस माइनस को खींच लेगा। तो इस तरह से जैसे ही ये सारा इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होने लगेगा, तो ये एक परिपथ पूरा हो गया, इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन्स भर गया, तो ये एक परिपथ सर्किट पूरा हो गया। और देखा गया कि गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन हो गया, गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन हुआ, यानी गैल्वेनोमीटर का स्केल जो है वो उठा, लेकिन काफ़ी माइनर में। इस यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होता है वो मिली एम्पियर में होता है, मिली एम्पियर काफ़ी कम होता है, मिली मतलब 10⁻³ एम्पियर, जो कि काफ़ी कम है, यानी कि 1 एम्पियर का 1/1000वां भाग है ना, 1 एम्पियर इतना कम होता है, उसका भी 1000 से डिवाइड कर लो, तो काफ़ी कम, बहुत कम वैल्यू का इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, लेकिन होता तो जरूर है। और ये किसके कारण से हुआ, लाइट के कारण से, ठीक है। और आपने पढ़ा था कि अगर किसी मेटॉलिक सरफेस पे, धात्विक सतह पे लाइट के इंसिडेंस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, तो वो फिनोमिनन प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। और वही कहानी यहाँ पे भी हुआ है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला लाइट के कारण से, लेकिन यहाँ पे जब ऐसा हुआ तो हमने यहाँ पे एक सेल कनेक्ट किया, यहाँ पे हमने एक करंट प्रोड्यूस्ड किया, तो जिसके कारण से उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा है प्रकाश विद्युत सेल। ये तो प्रकाश उत्सर्जक है, जो ये तो टाइप है ना, मेन नाम है प्रकाश विद्युत सेल, जो आपने पढ़ा अभी कुछ देर पहले, यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल उसी के नाम पे पड़ा है, क्योंकि उसी प्रोसेस पे ये वर्क करता है, ठीक है। समझ गए बात। तो देखिए, ये हो गया आपका निर्वात प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक सेल, यानी वैक्यूम टाइप ऑफ फोटो इमिसिव सेल, जिसमें हम लाइट को सीधा सा इंसिडेंट करवाए मेटॉलिक सरफेस पे, यानी कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, एनोड प्लेट द्वारा अट्रैक्ट हो गया, पूरा सर्किट पूरा हो गया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पता चल गया, और मिली एम्पियर में हमें करंट मिला। समझ रहे हो बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
दूसरा जो प्रकार है गैस भरा प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक सेल, गैस फील्ड टाइप ऑफ फोटो इमिसिव सेल। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, सब चीज सेम प्रोसेस, बस इसके अंदर इनर्ट गैस भर देंगे। ठीक है, यही फिगर छोड़ देना, एक ही फिगर में दोनों काम। बस लैंग्वेज में वो जो आप लिखे थे उसमें लिखा हुआ होगा कि अब हमको यहाँ पे इनर्ट गैस फिल्ड कर देना है, इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस से फायदा क्या होगा, तो चलो अब ध्यान दो, 4 प्रोसेस मैंने इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने का बताया था, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का। ठीक है, पहला एक डायरेक्ट हीट में डाल दो जिसको थर्मोनिक इमिशन बोले थे, है ना, यानी तपायनिक। और दूसरा था इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट सर्किट करवा के, है ना, यानी क्षेत्र उत्सर्जन। तीसरा सा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल एमिशन, जिसमें हम लाइट इंसिडेंट करवाते थे। और एक लास्ट हमने बताया था सेकेंडरी एमिशन, यानी कि सेकेंडरी एमिशंस का मतलब द्वितीयक उत्सर्जन। उसमें आप क्या करते थे कि एक इलेक्ट्रॉन को ही एनर्जी दे देते थे। पहले वाले में आपने क्या किया, डायरेक्ट हीट में, दूसरा में आप शॉर्ट सर्किट, तीसरे में आप लाइट का यूज किए थे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। प्रोसेस याद होगा आपको। और एक लास्ट का जो टॉपिक था उसमें हमने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन को बाहर कोई एक इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी देके मेटॉलिक सरफेस में डाल देते हैं, तो वो अपना एनर्जी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को दे देता है। यानी कि बाहर से कि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस में एनर्जी देके डाल दी, तो इसके पास जो ज़्यादा एनर्जी है, जब अंदर जाएगा तो वो जिस जिस इलेक्ट्रॉन में टच करेगा अपना एनर्जी उसको प्रोवाइड कर देगा, और जैसे अपना एनर्जी उसको देगा और उस इलेक्ट्रॉन को जरूरत इतना जितना उसको चाहिए उतना एनर्जी अगर मिल गया तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर आ जाते थे। तो यही प्रोसेस यहाँ पे है, ध्यान से समझना कि इस पहले तो इसमें गैस नहीं था तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, अब हम इसमें से गैस भर दिए, पूरा गैस भर दिए। ठीक है, तो जब ये लाइट इस प्लेट पे, कैथोड प्लेट पे ही इंसिडेंट होगा, और कैथोड प्लेट पर इंसिडेंट होने के कारण जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सेम प्रोसेस जैसे पहले इसमें डाले आप इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पहले वैक्यूम में था यानी वहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन अब गैस है। गैस में भी तो गैस भी तो मॉलिक्यूल से मिलके बना है, गैस का भी तो अपना अणु है, और उस अणु किस चीज से मिलके बना होता है, एटम से, परमाणु से। और परमाणु यानी एटम के अंदर क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो है ना, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ही, और ऊपर से उसके अंदर भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो सबके पास है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन वहां भी हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 2 तरह का बात हो जाता है। पहला तो ये, जब लाइट इस पे इंसिडेंट करा तो उस लाइट के कारण गैस तो खुद गर्म होगा ही, गैस पूरा गर्म हो ही जाएगा, ऊपर से इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो इलेक्ट्रॉन भी गैस के कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा। नहीं, वो सेकेंडरी एमिशन, एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे के मैं डाल दो किसी चीज में, वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी दे के बाहर पुल आउट करवा देगा। वही चीज ये इलेक्ट्रॉन इस सतह से निकला गर्म होकर, और वो उस पूरे गैस के साथ मिक्स हुआ तो गैस को भी गर्म करेगा, तो गैस से भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। एक तो इस मेटॉलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दूसरा जो आप उसके अंदर इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस भर के रखे हो उसमें से भी तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा जो फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें से भी तो गर्म होकर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो इस सतह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन उस गैस के अंदर घुस के और उसके इलेक्ट्रॉन को भी बाहर करने का कोशिश करेगा और बाहर कर ही देगा। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब 50 इलेक्ट्रॉन है। तो हो सकता है पहले मिली एम्पियर में चल रहे होंगे, अब एम्पियर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड हो जाए। तो ये दोनों का सिर्फ थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें वैक्यूम रखते हैं, इसमें इनर्ट गैस भर देते हैं। प्रोसेस सेम है, अंतर हो जाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिर्फ कैथोड प्लेट से निकलती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की निकलने वाली संख्या के जो दर होता है वो कम होता है। और इसके आ जाने से जब आप उसमें गैस भर देते हो तो इनर्ट गैस का भी यानी निष्क्रिय गैस का भी कुछ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड प्लेट से तो इलेक्ट्रॉन निकल ही रहा है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा प्रवाह होने लगता है, और इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा प्रवाह होने से इलेक्ट्रिक करंट जो वहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है वो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू का प्रोड्यूस्ड होता है, मिली एम्पियर ना होकर एम्पियर प्रोड्यूस्ड हो जाता है। तो ये इसका थोड़ा सा यूजेज है। ठीक है, आप ये समझ गए कि इसका किस तरह से कंस्ट्रक्शन है, किस तरह से वर्किंग प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा बात है। तो चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपने टॉपिक लिखा था वो तो आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके हो, और ये वाले फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी सब आप अच्छे से उतार लो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग दूसरा टाइप पढ़ते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल यानी फोटो वोल्टिक सेल।
आपने पहले वाले टाइप्स में देखा क्या कि उसमें सेल का जरूरत पड़ता था, एक बैटरी आप लगाते थे, लेकिन इस वाले सिचुएशंस में आपको बैटरी का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बैटरी का जरूरत इसलिए पड़ जाता था क्योंकि वहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस्ड होते थे वो काफ़ी कम वैल्यू का मिली एम्पियर में प्रोड्यूस्ड हो पाते थे, तो इसलिए सेल का जरूरत पड़ता था, एक अलग से आप बैटरी लगाते थे। यहाँ पे बैटरी वगैरह का जरूरत नहीं है, यहाँ किस तरह से काम चलता है वो समझिए, इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले एक तांबा यानी कॉपर, ठीक है, कॉपर का हम एक प्लेट ले लिए, ठीक है, कॉपर का यानी तांबे का एक प्लेट ले लिए और उस तांबे पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के जरिए, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी ऑक्सीकरण प्रक्रिया के जरिए हम उस पर क्यूपरस ऑक्साइड, अर्धचालक क्यूपरस ऑक्साइड का एक परत चढ़ा दी, एक लेयर चढ़ा दिए। वापस फिर से समझो, हमने एक कॉपर लिया, ठीक है, कॉपर का प्लेट, उस कॉपर पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा, रिएक्शन करवा के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा हमने क्यूपरस ऑक्साइड यानी Cu2O, यानी क्यूपरस ऑक्साइड, समझ रहे हो, क्यूपरस ऑक्साइड, ठीक है, का एक हमने लेयर चढ़ाया, पतली सी लेयर, एकदम थीन लेयर, एक पतला सा हमने लेयर चढ़ा दिया, ठीक है। और ये जो क्यूपरस ऑक्साइड है ये अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, यानी न तो ये पूर्ण रूप से कंडक्टर ही है, न तो ये इंसुलेटर ही है, यानी न तो ये चालक ही है न तो कुचालक ही, ये वो दोनों के बीच में है, यानी अर्धचालक है। ये क्यूपरस ऑक्साइड जो है वो एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। इसका हमने एक पतला सा लेयर चढ़ा दिया, किस पर, कॉपर पर, किस प्रोसेस के जरिए, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के जरिए, यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, इस क्यूपरस ऑक्साइड के ऊपर जस्ट ऊपर हमने एक सिल्वर समझ लो, सिल्वर यानी चांदी की पतली सी परत, यानी थीन लेयर ऑफ सिल्वर, ठीक है, यानी चांदी की एक पतली सी परत जो अर्धपारदर्शी होगी, अर्धपारदर्शी यानी सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब वो आर पार थोड़ा थोड़ा दिखेगा, हल्का हल्का, जैसे कि ग्लास को स्क्रैच कर दो, सेमी ट्रांसपेरेंट, या कोई कागज है उस पर आप तेल गिरा दो तो फिर वो सेमी ट्रांसपेरेंट, या कोई पर्दा वगैरह आप देखो वो भी सेमी क्लियर रूप से नहीं दिखाई देता है, लेकिन हल्का हल्का उस तरफ से उस तरफ दिखाई देता है अगर कोई पतला सा पर्दा हो। तो उसी तरह का हमने सिल्वर का एक अर्धपारदर्शी सेमी ट्रांसपेरेंट, यानी इतना पतला लेयर चढ़ाया जो कि लगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा आर पार दिख रहा है, ठीक है ये। और उसके बाद ध्यान से समझना, उसके बाद हमने क्या किया, यहीं से कर देते हैं, इसमें सेल नहीं लगाना है, बस हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यानी एक सर्किट के जरिए हमने एक गैल्वेनोमीटर सेट कर दिया, ठीक है। आप यहाँ से भी ऐसे जोड़ सकते हो, ऐसे जोड़ सकते हो वायर, हमने यहीं जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो समझ के बाद, तो कहने का मतलब यह है कि इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। हमने क्या किया है, थोड़ा सा एक काम करते हैं, चेंजिंग कर देते हैं, क्यूपरस ऑक्साइड के डिज़ाइन को थोड़ा सा ऐसे बदल देते हैं, ठीक है, और चांदी के डिज़ाइन को ऐसे कर देते हैं, लगे कि हाँ कुछ अलग अलग है, नहीं तो ऐसे लाइन लाइन से पारा हुआ लग रहा था, ठीक है। आप कुछ और स्टाइल में दे सकते हो। तो मैंने एक कॉपर लिया, उस कॉपर पर क्यूपरस ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीकरण प्रक्रिया के जरिए हमने इस पर एक लेप चढ़ा दिया, पेंट या कोटिंग उसको कर सकते हैं, और उसके आगे हमने एक थिन लेयर ऑफ सिल्वर यानी सिल्वर की पतली परत जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट अर्धपारदर्शी, उस पर हमने वो जड़ दिया, ठीक है। अच्छा, हमने इसमें अर्धपारदर्शी इसलिए जरा है क्योंकि जब हम लाइट इस पे इंसिडेंट करवाएंगे तो लाइट जाना चाहिए क्यूपरस ऑक्साइड के पास। अगर ये पारदर्शी नहीं होता, ये हो जाता अपारदर्शी,
यानी कि अनट्रांसपेरेंट, तो लाइट इससे पास ही नहीं हो पाता, तो क्यूप्रस ऑक्साइड के पास नहीं पहुंच पाता। तो हमको लाइट को क्यूप्रस ऑक्साइड के पास पहुंचाना, इसीलिए हमने इस लेयर को इतना पतला बनाया है कि लाइट पार हो सके, वो पारदर्शी रहे, ट्रांसपेरेंट के फॉर्म में रहे। तो जब हम इसमें लाइट इंसिडेंट करवाएं, ठीक है, प्रकाश का आपतन, प्रोसेस सारा सेम है, प्रकाश का आपतन यानी इंसिडेंस ऑफ लाइट, जैसे हम इस पे प्रकाश आपतित करवाएंगे, इस पे आपतन करवाएंगे, तो ये सिल्वर फिल्म को पार करते हुए क्यूप्रस ऑक्साइड पे जाएगा। ध्यान से समझना, सिल्वर फिल्म को पार करते हुए क्यूप्रस ऑक्साइड पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो है ट्रांसपेरेंट। तो जब क्यूप्रस ऑक्साइड गर्म होगा तो क्यूप्रस ऑक्साइड से क्या निकलेंगे, तो निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन। जब इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हिंदी में भी हिंदी में प्रकाश इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अच्छा, जब आप मान लो ये आप क्यूप्रस ऑक्साइड है, तो जब लाइट इधर से दे रहे हो तो पहले ये वाला लेयर गर्म होगा ना, बाद में ना इधर लेयर गर्म होगा। तो पहले ये सब लेयर गर्म होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसके लिए इधर का चीज ज्यादा नजदीक पड़ेगा कि इधर का, ऑलरेडी इधर वाला। यानी कहने का मतलब ये है कि जब लाइट इधर से दे रहे हो तो ये वाला लेयर पहले गर्म होगा, तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके लिए सिल्वर नजदीक पड़ेगा, कॉपर तो थोड़ा दूर पड़ जाएगा, ठीक है। तो सारा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कहां पे पहुंचेगा, सिल्वर के पास। समझ रहे हो, लाइट इंसिडेंट करवाया हमने कि चांदी के फिल्म को पार करते हुए वो पहुंचा क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड का लेयर गर्म हो गया, उससे फोटो इलेक्ट्रॉन यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकला, और वो इलेक्ट्रॉन चांदी के द्वारा आकर्षित कर लिया गया, चांदी उसको अट्रैक्ट कर लिया अपने पास। जैसे ही चांदी अपने पास अट्रैक्ट कर लिया तो ये पूरा सिस्टम बन गया निगेटिव, हाईली निगेटिव, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है तो ये हाईली निगेटिव बन जाएगा। और उस सिचुएशंस में कॉपर पॉजिटिव का काम कर जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते जा रही है। जितना ज्यादा धूप देंगे ये वाला लेयर गर्म होकर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको देते जाएगा और ये निगेटिव बनते जाएगा, और ये अपना वही है, तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा और ये निगेटिव रह जाएगा। और इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव का एक टर्म बन जाएगा। इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर पैदा हो जाएगा, और जब विभवांतर पैदा हो जाएगा तो ओम्स लॉ द्वारा आपको पता है भी समानुपाती आई, पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, और फिर यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, आपने इसका डिफिनेशन लिख ही लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये फिगर बना लेना वहाँ पे, ठीक है। वो सब तो रफली हम आपको बताएं। तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा का जो नाम है वो है प्रकाश, ठीक है, चालकीय। चालकीय सेल नाम है, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोटो कंडक्टिव। तो कंडक्टिव यानी कंडक्टर का आप नाम सुने होंगे, चालकीय यानी चालक का नाम उसी पे आधारित है। चालक में ये एक ऐसा सिद्धांत पे काम करेगा जिसमें हम क्या करेंगे कि किसी मेटल को, ठीक है, हम देंगे लाइट यानी एनर्जी, किसी मेटल को देंगे लाइट यानी एनर्जी, तो इसका रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कमते जाएगा, घटते जाएगा, कम होते चला जाएगा। यानी जितना ज्यादा आप लाइट दोगे उस मेटल्स को, एनर्जी दोगे, उसका रेजिस्टेंस कम होते जाएगा। इसी सिद्धांत पे ये कार्य करता है। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहला डिफिनीशन डिस्प्ले पे शो कर रहा है, वो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका अच्छे से इंग्लिश हिंदी दोनों में शो कर रहा है, ले लिए। अब चलिए देखिए, प्रकाश चालकीय सेल, फोटो कंडक्टिव सेल का कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग सेलेनियम का हम एक प्लेट लेते हैं, सेलेनियम, ठीक है। और इस सेलेनियम पर एक तरफ में उसी तरह से सिल्वर का फिल्म, सिल्वर का वो भी कौन सा फिल्म, तो वो पतला सा एक लेयर जो कि अर्ध पारदर्शी आर पार दिखे, और एक तरफ उसमें दोनों एक ही तरफ लगाया था ना इसके पिछले वाले में, और इसके एक साइड में एनी मेटल यानी कोई भी मेटल्स, कोई भी मेटल यानी कोई भी धातु आप ले लो, और ये आपका हो गया सेलेनियम, ठीक है। तो सेलेनियम, सिल्वर और एनी मेटल, सेलेनियम आप बीच में लिए, इसके ऊपर आपने सिल्वर जो अर्ध पारदर्शी यानी सेमी ट्रांसपेरेंट, और इस तरफ आप कोई भी मेटल लगा दिए, और इसको आप एक सर्किट से जोड़ दो परिपथ से, और इसमें आप गैल्वेनोमीटर लगा लो,
डिफ्लेक्शंस के लिए, पता चलने के लिए करंट आ रहा है कि नहीं। चलो इसमें डिज़ाइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसमें इधर ऐसे कर देते हैं। चलो ठीक है, समझ गए। अब देखिए सेम प्रोसीजर, लाइट इंसिडेंट करवाओ, प्रकाश का आपतन, इंसिडेंस ऑफ लाइट। अब आप यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो, जैसे ही लाइट इसमें इंसिडेंट करवाओगे, इसमें डालोगे, तो ध्यान से समझना, ये लाइट इस फिल्म को पार करेगा क्योंकि ये सेमी ट्रांसपेरेंट है और पारदर्शी। पार करने के बाद सेलेनियम मेटल, सेलेनियम का जो मेटल्स है वो सेलेनियम मेटल वो गर्म होगा, तो उसी तरह से प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन सिल्वर पे इलेक्ट्रॉन आते जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर निकलेगा और उधर थोड़े जाएगा, काफ़ी डिस्टेंस है, इधर ही आते जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब इस पे आएगा तो ये निगेटिव बनते चला जाएगा, और इस सिचुएशंस में ये पॉजिटिव बनते चला जाएगा। और एक और फायदा ये होगा कि जब आप इस पर ये डालोगे तो सबसे पहला बात तो है ये निगेटिव और पॉजिटिव तो बन ही रहा है, साथ में ये जो बीच का आपका सेलेनियम है उस सेलेनियम का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध घटते चला जाएगा। और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा घटेगा, आपको पता है कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा घटेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का पावर एबिलिटी बढ़ते जाएगा विद्युत धारा का, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को रोकता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस घट रहा है तो करंट को रोकेगा नहीं, करंट का पावर एबिलिटी बढ़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस रोकता है और रेजिस्टेंस ही कम होते चला जा रहा है। तो एक तो प्रोसेस वही है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ये इस पे अट्रैक्ट होके इस पूरे सरफेस को निगेटिव करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा, लेकिन साथ साथ इसका रेजिस्टेंस भी घट रहा है, तो इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का जो पावर एबिलिटी है वो बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा कम होते जा रहा है लाइट की एनर्जी के कारण, और फिर उसी तरह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो जाएगा और जो आपका इलेक्ट्रिक करंट पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से फ्लो हो रहा है, इसमें भी सेल का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, सारा चीज़ आपका लिखा हुआ है बहुत सिंपल वे में। चलो आप ये उतार लो, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा, अब जब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो इसके जस्ट बाद आपको इसका यूजेज, जितना भी यूज है, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है वो भी आपके सामने डिस्प्ले पे शो कर रहा है, वो भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, और वो समझाने का जरूरत नहीं है, आप क्लियरली, छोटा सा बात है वो आप पढ़ लो कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। ऐसे सिंपली वे में इसको सिनेमोग्राफी में यानी चलचित्र की फिल्म वगैरह में भी किया जा सकता है, साउंड के रिकॉर्डिंग में, रिप्रोडक्शन में, यानी कि उसके रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, फिर आप फोटोग्राफी वगैरह में इसका यूज कर सकते हो, अलग अलग टेलीविजन्स वगैरह में यूज कर सकते हो, अलग अलग जगहों पे इस सेल का यूज होता है, वो सारा यहाँ पे यूजेज जो है वो आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है, वो आप स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। तो इस तरह से ये सारा चीज़ हो गया, ये चैप्टर आपका खत्म भी हो गया। एक और चीज़ याद रखिएगा, इस चैप्टर में एक और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का टॉपिक बचा हुआ है, जो कि हम आपको अभी नहीं करवाएंगे, जब आपका क्लास खुलेगा तब वो करवाएंगे, क्योंकि उस टॉपिक को करवाने के लिए वो आप जब सामने रहोगे तभी वो प्रैक्टिकली हम आपको करके दिखाएंगे, तो वो हम आपको उसी समय करवाएंगे जब आपका क्लास ओपन होगा। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को छोड़ रहे हैं, और बाकी जितना भी टॉपिक था वो इस चैप्टर का हम आपको बता दिए। न्यूमेरिकल्स बचा हुआ है, चलो देखते हैं वो न्यूमेरिकल्स कुछ करने का कोशिश करते हैं, हालांकि टाइम तो काफ़ी हो गया, लेकिन एक दो क्वेश्चंस भी करके देखते हैं। चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल करते हैं। आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा कि 10,000 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉनों के वेग की गणना करना है, यानी कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 10,000 वोल्ट, यानी हम किसी इलेक्ट्रॉन को 10,000 वोल्ट से एक्सेलरेट करवा देते हैं, 10,000 वोल्ट पोटेंशियल दे देते हैं, तो वो एक्सेलरेट हो जाता है, वो त्वरित हो जाता है, यानी उसका वेग परिवर्तन होने लगता है, वेलोसिटी बढ़ने लगता है। तो उसका वेलोसिटी का आपको कैलकुलेशन देना है, वेलोसिटी कितना होगा, समझ लो बात। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को 10,000 वोल्ट दे दिया, ठीक है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा यानी वेलोसिटी, वो वेलोसिटी कितना होगा, जबकि चार्ज, एक चार्ज पे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, ठीक है, मास ग्राम में दिया हुआ है। चलो इसका सॉल्यूशंस करते हैं, काफ़ी सिंपल वे में आप इसको सॉल्यूशन कर लोगे। 10,000 वोल्ट में से त्वरित है, यानी एक बात तो पक्का है कि वोल्ट जो है वो 10,000 है। न्यूमेरिकल्स बनाने का सबसे पहला फंडा यही है कि आप पढ़ के देख लो कि क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है, फिर फॉर्मूला सोचो। तो इतना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को स्मॉल ई से इंडिकेट करते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का ही 9 × 10⁻⁻28 ग्राम, जबकि मैंने बोला था
कि आप क्वेश्चंस को बनाने के लिए बनाने से पहले आप पढ़ो कि क्या गिवन है, वो लिखो। वोल्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और निकालना क्या, तो वेलोसिटी यानी स्मॉल v का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब आपको ये सब लिखने के बाद ये सोचना है कि सारा वैल्यू एसआई सिस्टम में है कि नहीं, या किसी भी एक सिस्टम में, कोई जरूरी नहीं एसआई, सारे सीजीएस में ही रहे, तो सब एक में होने चाहिए। ज़्यादातर एसआई में स्टैंडर्ड टर्म है, यानी कि इंटरनेशनल का ये सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, तो काफ़ी काम का चीज़ है, तो इसीलिए हम लोग इसको सबको एसआई में बदलते हैं। वोल्ट एसआई में है, कूलम एसआई में है, लेकिन ग्राम एसआई में नहीं है। जब हम इसको केजी में चेंज करेंगे तो एसआई में हो जाएगा। तो ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, तो 10 के पावर माइनस 31 केजी होगा, आप डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है वो 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी अप्रॉक्स यही रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस खुद 9.11 ना देके 9 सिर्फ दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी पे बनाओगे। चलो अब देखते हैं, फॉर्मूला लगाना है। कैसे फॉर्मूला लगाना है, ध्यान से समझो इसको, आप कैसे सॉल्व करोगे। तो अगर आप ध्यान से समझना, अगर आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हो, वो एनर्जी किसी भी माध्यम से दो, 10,000 वोल्ट, जब पोटेंशियल दे रहे हो यानी एनर्जी दे रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन भी था, वर्क अपॉन चार्ज होता है, और वर्क एक एनर्जी यानी कि पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो वर्क किया जाता है, यानी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, ये सब आप करंट में समझोगे। एक चार्ज पर, अगर एक चार्ज पर वर्क W हो रहा है, तो पर यूनिट यानी यूनिट पर कितना हो जाएगा, तो W अपॉन Q। ठीक है ना, तो ये होता है पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, दो पोटेंशियलों के बीच का डिफरेंस, तो वो दोनों एक ही तरह से डिफाइंड हो जाता है, दोनों का ऐसा यूनिट भी वोल्ट होता है। तो यानी कि जो पर यूनिट पर Q चार्ज पर W वर्क, तो पर यूनिट चार्ज पर W अपॉन Q वर्क, यानी इतना वर्क ही पोटेंशियल है, यानी विभव है। ठीक है, तो ये जो आपका विभव है वो एक एनर्जी ही तो है, वर्क को एनर्जी के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, तो ये एक एनर्जी का ही तो हो गया, Q पे W वर्क, तो इतना पे इतना वर्क, और वर्क एक एनर्जी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक एनर्जी के रूप में डिफाइन होता है। तो मान के चलो कि इतना वोल्ट आप अगर आप पोटेंशियल दे रहे हो यानी कि एनर्जी दे रहे हो, तो इस एनर्जी के कारण ऑलरेडी उसमें गतिज ऊर्जा आएगा। गतिज ऊर्जा आपने पढ़ा था, लिख देते हैं गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, और वो गतिज ऊर्जा जब आएगा तो किसके कारण से आएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कारण से। हम आपको ये एक्सरसाइज में पढ़ाए थे कि अगर आप इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिए, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड हो गया। तो आप जब पोटेंशियल दे रहे हो तो उस पोटेंशियल के जरिए उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो मिल रहा है, एनर्जी एक मिल रहा है, और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv² बराबर EV। ठीक है, आपको निकालना है स्मॉल v का वैल्यू, तो mv² बराबर 2EV। ठीक है, दो उधर चला जाएगा, तो v² बराबर 2EV बटा m। ठीक है, तो v बराबर रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा, रूट 2EV बटा m। अब आप सॉल्व खुद से करो, हम कुछ नहीं बताएंगे। v का वैल्यू निकालना है, रूट अंडर लिखो, 2 लिखो, E का वैल्यू ये लिखा हुआ है, V का वैल्यू 10,000 लिखा हुआ है, M का वैल्यू इतना लिखा हुआ है, सब लिखो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। मल्टीप्लाई करने का एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं थोड़ा सा, दो सब वैल्यू लिख लो। 10,000 वोल्ट को 10 के पावर 4 वोल्ट लिख दे सीधा सीधे। ठीक है, अब बटा में m कितना है, 9 गुने 10 के पावर माइनस 31। यूनिट मत लिखना, यूनिट लास्ट में के बाद। चलो देखो, इसको बनाने के लिए क्या करना, पावर वाले टर्म को अलग कर लेना, जैसे 2 1.6, ठीक है, फिर 9, इसको अलग कर लिया, और पावर वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको अलग, 10 के पावर माइनस 19, 10 के पावर 4 और 10 के पावर माइनस 31। ठीक है, ई तो कोई भी बना सकता है। चलो थोड़ा सा बता देते, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 16 दूना 32 यानी 3.2 बटा 9। इसको तुम कैसे बनाओगे, इसको बनाने का शॉर्ट तरीका हम आपको बता देते हैं। क्या करना ना, माइनस कंफ्यूजन देता है तो माइनस को प्लस कर देना। जैसे 10 के पावर 4 तो ठीक है, प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 के पावर माइनस 19 क्या है, माइनस में, तो इसको नीचे लिख दो तो प्लस में हो जाएगा, और नीचे वाला भी माइनस में, इसको ऊपर लिख दो।
प्लस में हो जाएगा, ऐसे बना सकते हो। अब गुना में पावर जुड़ता है तो 31 और 4 35, अब 35 में से 19 घट जाएगा, समझ रहे हो ना बात, ये दोनों जुटेगा और घट जाएगा, तो 31 और 4 35 हो गया, 35 में से 19 घटाओ, 15 में से 9 गया 6 और 2 में से गया 1, ठीक है, यानी 10 के पावर 16। ठीक, अब देखो 10 के पावर 16 को रूट से बाहर निकालोगे तो 10 के पावर 8, और इसका तुम करना 9 से 3.2 को भाग दो, जितना है उसका रूट निकालो, मोबाइल यूज कर लो, और जितना आएगा वो यहाँ लिख लो, मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी निकाल रहे हो, वेग, जो भी आ जाए वो तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, अब आपको खुद करना है, बस प्रोसेस यही है कि वैल्यू रखने के बाद ये सब पावर वाले टर्म को अलग रख लो, बाकी को अलग, एक साथ सॉल्व कर लो। और इसको जब सॉल्व करने का बात आए तो जब आपको दिक्कत कर रहा है ना तो चेंज कर दो, माइनस को जो प्लस है उसको छोड़ दो, लेकिन माइनस को प्लस में करने के लिए एक्सचेंज कर दो, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर में ले जाओ, यानी अंश को हर में, हर को अंश में, और सॉल्व कर लो, फिर तो आपको ये सॉल्व करना ही आता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से यदि एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 728 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो इसका वेग निकाले, यानी इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 728 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी दिया हुआ है, ऊर्जा दिया हुआ है कितना, 728 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका वेग निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, अब तो हम आपको बहुत सिंपल में इसको बता देंगे। देखिए सबसे पहले तो इसका एनर्जी दिया हुआ है, यानी काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तब ना इसका वेग होगा, तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, बहुत जगह काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, ई और बेस में के, तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 728 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इसका वेग निकालिए, तो वेग यानी v का वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कुछ नहीं दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का सीधा वैल्यू होता है हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है, पलट के लिख देते हैं, हाफ mv² बराबर ke। ठीक है, तो mev² बराबर 2 × ke, उसके बाद v² बराबर 2 ke बटा में me, सेम चीज़ है उसी तरह से, तो v बराबर √2 ke बटा में me। ठीक है, अब सब चीज दिया हुआ है, 2, इसका वैल्यू 728 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 728 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अपॉन में m का वैल्यू, m का जो वैल्यू है वो m किसका, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ना, me, तो कितना हो जाएगा बताओ तो जल्दी से, हो जाएगा ये क्या बोलते हैं 9.11 × 10⁻31, ऐसे 9 भी दिया था, आप इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना kg, लेकिन अभी भी अपना एक टॉपिक गलत है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट अ ऐसा यूनिट, ये नॉर्मल एक प्रैक्टिकली यूनिट है, इसको जूल में बदलना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये हम आपको बताए भी थे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10⁻−19 जूल होता है। तो 728 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ध्यान से समझना, 728 इलेक्ट्रॉन बराबर 728 गुने 1.6 गुने 10⁻−19 जूल, ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए इतना से गुना कर देंगे, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इतना से डिवाइड कर देंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻−19 से मल्टीप्लाई, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻−19 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 728 ना लिखा के ये लिखाएगा। ठीक है, सॉल्व करना अब आपको हम बता दिए कि कैसे करना है, आप खुद से करो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। एक और चीज़ याद रखना है कि इसका जो आंसर है वो 16 गुने 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए, इसका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट के लिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन से एक इलेक्ट्रॉन 4 गुने 10⁻7 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाले। इससे पहले का क्वेश्चन था कि ऊर्जा दिया था, एनर्जी दिया था और वेलोसिटी निकालना था।
यानी ऊर्जा दे के वेग निकालना था, एनर्जी दे के वेलोसिटी निकालना था। अब वेलोसिटी ही दे दिया, एनर्जी पूछ रहा है, यानी क्वेश्चंस को पलट दिया है। ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चंस, ई का वैल्यू इतना, एम ई का वैल्यू इतना, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, इसका आंसर जो है या सॉल्यूशन जो भी है वो आप कैसे करोगे। सबसे पहले तो वेलोसिटी जो गिवन है वो लिख लो, तो 4 × 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड, एसआई में है कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकेंड। निकालना है एनर्जी, ठीक है, और गतिज ऊर्जा निकलेगा तो के ई के लिख देते हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है ना, के ई या ई के पावर बेस, यानी ये आपको निकालना है। ठीक है, एनर्जी सबसे पहले, और वो भी निकालना है तो किस रूप में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। हमारा जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, क्योंकि ये सब एसआई में है, ई का वैल्यू, एम का वैल्यू सब एसआई में है, तो आंसर भी एसआई में आएगा, तो एनर्जी का वैल्यू जूल में आएगा। फिर हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे, याद है जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सबसे पहले आपने पढ़ा था ई के बराबर हाफ एम ई वी स्क्वायर। ठीक है, प्लट के लिख लो, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ई के तो आपको निकालना ही है। ठीक है, तो चलो देखो, हाफ एम ई का वैल्यू 9.1 × 10 के पावर -31, और भी का वैल्यू 4 × 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हटा देते हैं और इसका स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 1.2, 9.1, 10 के पावर -31, 4 का स्क्वायर 16, और 10 के पावर 7, तो 10 के पावर 14 हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। अब आप इसको सॉल्व कर लो, पावर को अलग बाकी को अलग। ठीक है, जो आंसर आएगा, मान लो कुछ भी आंसर आ गया, सपोज आई डोंट नो वो क्या आएगा। ठीक है, कुछ भी आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। ठीक है, फिर तुम उस जूल वाले आंसर्स को क्या करना, जितना भी जूल ये जो आने वाला है उसको डिवाइड कर देना 1.6 × 10⁻⁻19 से। जैसे ही तुम डिवाइड करोगे तो ये जूल बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सॉल्व करके जो तुम्हारा आ जाए वो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उम्मीद है आंसर 4550 आना चाहिए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसको सॉल्व करो। तो चलिए, इस तरह से आपने ये टॉपिक प्रकाश विद्युत सेल के टॉपिक को कंप्लीट करिएगा। जो कुछ न्यूमेरिकल्स है ये कंप्लीट कीजिएगा, अभी भी बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बचा हुआ है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जब तक क्लास तो अभी बहुत दिन है, शायद उम्मीद है कि अब बताया गया है कि अक्टूबर में खुलेगा, तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता है कि कब खुलेगा, दिसंबर या पूरा साल भी बंद हो जाए। तो पढ़ा कीजिए, वीडियो ही अपने पास लास्ट ऑप्शन है पढ़ने का, तो इसी तरह से अपना डेली वीडियो बनते जाएगा और आप लोग पढ़ते रहिए। और लाइक बटन को दबाना मत भूलिए, लाइक ज़रूर कर लीजिए, है ना, वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल आप नहीं किए हैं। और फिर मिलते हैं, बाय बाय, तब तक अपना ख्याल रखिए।